हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक जो विशेष हमारी श्रृंखला चल रही है उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर बच्चे जो है वो मिस कर जाते हैं, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर में सेशन स्टार्ट किया, काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी सेशन यहाँ पर में लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी बच्चे जिन्होंने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करने वाले बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। ठीक है, उन्हीं की वजह से पूरा सेशन हो रहा है, उन्हीं को पूरा सेशन समर्पित। हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं 1200 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर में जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने 1927 के जगह पे यहाँ पर में जो है ना आपका 1928 होना चाहिए था। तो ये करेक्शन उस क्वेश्चन के अंदर में ही था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि क्या हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर में हम लोगों ने करेक्शन अभी आपके सामने किया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में वो एरर था तो अब आपके सामने कर दिया, ताकि आपको याद है 1928 होना चाहिए वहां पर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। ठीक है, लाठीचार्ज के अंदर में लाला लाजपत राय को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा, साइमन कमीशन का विरोध करते करते। उसी के विरोध में 1928 में साउंडर्स की हत्या की गई थी। ठीक है, तो साउंडर्स की जो हत्या हुई थी, जॉन साउंडर्स की हत्या, वो किसने की थी? तो वो की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने, HRA, जिसकी स्थापना 1923 के अंदर में हुई थी। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो उनके सदस्यों ने इसकी हत्या कर दी थी, जॉन जो है साउंडर्स की। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने HRA की। अच्छा, HRA और HSRA में फर्क है। HSRA, ठीक है, यहां पर में जो ये एस है ना आप लोगों का, ये याद रखना है फ्रेंड्स, सोशलिस्ट है। ये HSRA जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में, बाद में HRA के बाद में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों की स्थापना, ठीक है, मतलब इसकी स्थापना बाद में हुई। ठीक है, चलो, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1923 में इंकलाब नाम से एक अखबार निकलता था लाहौर से। ठीक है, इसके संपादक कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। इंकलाब नाम का अखबार। अब ये क्वेश्चन क्यों बना? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना है इसी वजह से। ठीक है, बताइए जल्दी से। योगेश म्यूजिक जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, यहां पर मैं देखिए इंकलाब जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि गुलाम हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है फ्रेंड्स इसको, इस इंकलाब नाम का जो अखबार था उसको लाहौर से जो है फ्रेंड्स एडिट करना स्टार्ट किया था। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो था पेशावर के अंदर में, उसके अंदर में भी काम करते थे, और एक उर्दू मंथली इंकलाब नाम से उन्होंने निकाला था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, शमशुद्दीन हसन के साथ में मिलकर। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि लाहौर नेशनल कॉलेज के अंदर में भी ये जो है बेसिकली एक्टिविस्ट के रूप में काम कर चुके थे। ठीक है, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग। अब देखो, महाभियोग का या इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो आप लोग, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, महाअभियोग या इंपीचमेंट का मतलब होता है आप लोगों का राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। पद से, ठीक है, हटाना, पद से हटाना। और ये आप लोगों का दिया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर में, जल्दी से बताएंगे आप सभी। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी है? अनुच्छेद 61 के अंदर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग यहाँ पर में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मनीष सिंह कौशिक राजपूत जी ने भी लिख दिया, यहाँ पर में बीपीएससी ने भी लिख दिया, बहुत सारे बच्चे जो लिखते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आर्टिकल आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा ये कौन सी, किस तरीके की प्रक्रिया है? तो देखिए, ये जो है आप लोगों की क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। देखो, जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि न्यायालय में जाएगा और न्यायालय उसकी जांच करेगा, न्यायालय उसके ऊपर में फैसला देगा, तो वो न्यायिक प्रक्रिया होंगी। अगर कोर्ट में जाकर फैसला हो रहा है तो, यहाँ कोर्ट में फैसला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर में क्या होता है आप लोगों का कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, और राज्यसभा ने अगर उसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया है, तो लोकसभा उसकी जांच करेंगी, जांच करेंगी, है ना, जुडिशियल प्रोसेस हो गई। ठीक है, अगर लोकसभा ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया है तो राज्यसभा उसकी जांच करेंगी। तो ये दो जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों के दोनों, कि अगर लोकसभा ने लाया तो राज्यसभा जांच करेंगी, राज्यसभा ने लाया तो लोकसभा जांच करेगी। तो ये एक प्रकार की क्वासी, मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है,
अर्ध न्यायिक मतलब पूरी तरह से न्यायालय के अंदर में नहीं जाता, लेकिन न्यायालय वहीं पर जांच होती है संसद के अंदर में। तो ये आप लोग बोल सकते हो कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है सर, नॉलेज कैप्सूल में कैसे जुड़े? नॉलेज कैप्सूल आप लोगों का देखिए पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को, हर किसी को पेड क्लास के अंदर में ऑटोमेटिकली मिल जाता है नॉलेज कैप्सूल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आप जुड़ते भी जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर में 1500 के करीब बच्चे जुड़ गए हैं, 1500 के करीब आप लोगों ने लाइक भी कर दिया। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। आप लोगों को, आप हर कोई बच्चा लिखेगा कि महाभियोग का आर्टिकल क्या है। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाई जाती है, वो दिया हुआ है आप लोगों को आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल पूछ रहा हूं, अगर राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है आर्टिकल नंबर 61 के जरिए, ठीक है, आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस देना जरूरी है, उसके बाद ही उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है आर्टिकल नंबर 61 के जरिए, बट पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का नोटिस? मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि भाई 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, 14 डेज का, सभी लोग लिखेंगे 14 डेज नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, 14 दिन का नोटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना जरूरी है। ठीक है, और अगर राज्यसभा ने आरोप लगाया है, ठीक है, अगर लोकसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा जांच करेंगी, और राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो लोकसभा जांच करेंगी, और 2/3 बहुमत से उसको पास भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी हमारे भारत की प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है ये आप लोग सभी लोग कमेंट के अंदर में लिखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी याद रख आप लोग बताएंगे। नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर मैं जो है इसका आंसर डायरेक्टली जो है वो दिख रहा है, मैं एक बार एनिमेशन लगा देता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, देखिए बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर बताना है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श और सहायता पर कार्य करते हैं? ठीक है, सर पीआरटी का बैच कैसे बाय करें? विकास जी देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है 7611101101 या 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसके परामर्श और सहायता पर कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है हमारे केवल और केवल टाइटोलर हेड है। टाइटोलर हेड का मतलब होता है केवल सेरिमोनियल हेड। ठीक है, नाम मात्र के प्रमुख। इनको जो भी फैसला लेना है, जो भी काम करना है, ये अपने मन मर्जी से नहीं करेंगे। इनको प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही है मेन, क्योंकि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होता है, उसका मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके मुखिया प्रधानमंत्री, उनकी एड एंड एडवाइस पर, उनके जो है परामर्श के ऊपर में काम करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर में। ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर, ठीक है, 74 के अंदर में दिया हुआ है, 74 सब क्लॉज 1 के अंदर में दिया हुआ है ये आपका। ये बोला गया हमारे भारत के संविधान के अंदर में कि राष्ट्रपति, देखो आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि जितने भी हमारे भारत के एग्जीक्यूटिव कार्य होंगे, कार्यकारी जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति के पास में होंगी। बट आर्टिकल नंबर 74 जो है वो एक पल में वक्त बदल देता है, हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। आर्टिकल नंबर 52, 53 राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर दे देता है कि राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पास में सारी पावर्स होंगी। बट आर्टिकल नंबर 74(1) डायरेक्टली बोल देता है कि राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर करेगा, उनकी जो है सिफारिश पर करेगा। मतलब जो ये कहेंगे वो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये इसको करना पड़ेगा। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति से क्या कहता है, इसको आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राष्ट्रपति है, तो क्या होगा आप देखिए, ये इस प्रकार से कुछ होगा। तुमको करनी पड़ेगी। मंजूर, बताओ ना क्या करना है? ऐसा नहीं बोलेगी, वैसा तुमको करनी पड़ेगी। मंजूर, बताओ ना क्या करना है?
जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी। मंजूर, बताओ ना क्या करना है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को सारी चीजें करनी पड़ेंगी एज पर आर्टिकल नंबर 74(1), जो ये बोलेंगी वो राष्ट्रपति को करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो आंसर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, ये याद रखना आप लोगों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, कब? जस्ट बिफोर हिज डेथ एट अ वेरी यंग एज इन 1930s 1920s। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो उन्होंने कब किया था? इसमें दो तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के जो है क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए जल्दी जल्दी से। देखिए, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आप लोगों की 26 जून, ठीक है, 1950 को, 26 जून, ठीक है, 1950 को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इन्होंने जो भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर, कि भूमि और जलमार्गों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये मांग की थी भारत सरकार से। ठीक है, भारत सरकार इन द सेंस जब हमारा भारत आजाद हो गया, तो लेट 40s के अंदर में, लेट 1940s के अंदर में उन्होंने जो है इसकी मांग की थी, लेट 1940s के अंदर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा इसका, कि भाई जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही, ठीक है, उन्होंने इसकी मांग की थी, क्योंकि लेट 40s का मतलब होता है 1947 के बाद में उन्होंने मांग की, और 1950 के अंदर में उनकी मृत्यु भी हो गई, तो उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने इसकी मांग की थी, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। तो भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग उन्होंने जो है अपने मृत्यु से कुछ समय पहले की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जस्ट बिफोर हिज डेथ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्होंने मांग कब की और उनकी मृत्यु कब हुई। तो आप लोगों को बता दूं कि 1950 के अंदर में उनकी मृत्यु हुई थी, 61 साल के थे ये। ठीक है, और बिहार के अंदर में, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर में ये 61 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ। ठीक है, तो भूमि और जल मार्ग मतलब कि जमीन और जल मार्ग दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, भूमि मार्ग और जल मार्ग दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, भारत सरकार की संपत्ति होनी चाहिए करके, वो ऐसा इनका मानना था। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? सुंडा खाई कहां पर में स्थित है ये बताना है आप लोगों ने। एक बार जब सभी लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। जी, तो निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? तो सुंडा खाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, सुंडा खाई या सुंडा ट्रेंच इसको बोला जाता है। ये आप लोगों को हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई मिलेंगी, और ये एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो सुंडा खाई है ना, सुंडा ट्रेंच या सुंडा खाई, इसको जावा ट्रेंच भी बोलते हैं, जावा ट्रेंच। ठीक है, तो जावा ट्रेंच भी इसको बोला जाता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है हमारा। ठीक है, ये पूरा भारत है इधर में, ये पूरा भारत है, ये पूरा ही भारत है हमारा। ठीक है, और यहाँ मतलब इधर वाला भी पूरा, ये भी पूरा भारत है, ये भी भारत है, ये भी भारत है, पूरा हमारा। ठीक है, तो जावा ट्रेंच जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसको सुंडा खाई या फिर जावा ट्रेंच, सुंडा डीप या फिर जावा ट्रेंच के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं इसको, पर्टिकुलर पॉइंट को, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जावा गर्त, सुंडा गर्त,
दोनों ही इसको बोलते हैं आप लोगों का इसको। नाउ बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में? भारत में, नेपाल में, चीन में, बांग्लादेश में, कहां पर में? बिहार का शोक कही जाने वाली जो कोसी नदी है, ठीक है, तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और इसका उद्गम जो है फ्रेंड्स, ये भारत में होता है क्या? नहीं, भारत में नहीं होता, चीन में भी नहीं होता, बांग्लादेश में भी नहीं, नेपाल के अंदर में होता है। सप्तकोशी 7 नदियों की स्ट्रीम है, 7 नदियों का जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना कि एक छोटी छोटी धाराएं होती है, छोटी छोटी धाराएं है, ठीक है, उनसे मिलकर फिर ये कोसी नदी बनती है, ठीक है। तो नेपाल के अंदर में से निकलती है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो कोसी नदी नेपाल में से निकलती है, सप्त कोसी के नाम से इसका उद्गम होता है, धीरे धीरे फिर ये एक नदी के अंदर में कन्वर्ट होती है, नेपाल से निकलती है। तो आंसर इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार एस्टेट टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट ब्लैंक के दरबार में भेजा था। अब देखो इसका मतलब क्या पूरा का पूरा समझो आप लोग, ठीक है। यह है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। इसके अलावा यहां पर में है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह हुई थी 1599 से सन 1600 के बीच में, धीरे धीरे इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1599 से सन 1600 के बीच में इसकी स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। वहां के कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने एक समूह बनाया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इन्होंने स्थापना तो की, लेकिन इन्होंने पहला जो जहाज भेजा अपना, ठीक है, वो जहाज भेजा था उन्होंने, उस जहाज का नाम क्या था? ये केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस जहाज का नाम था हेक्टर, ठीक है, हेक्टर नाम का उन्होंने जहाज भेजा था, ठीक है। ये जहाज का कप्तान कौन था जो ये जहाज को लीड कर रहा था? तो उस जहाज का जो कप्तान था उसका नाम था विलियम हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो हेक्टर नाम का जो जहाज आया था आपका 1608 के अंदर में, उस जहाज के कप्तान का नाम क्या था? विलियम हॉकिंस। तो 1608 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, 1608 के अंदर में भारत के अंदर में कौन सा मुगल शासक शासन कर रहा था? तो जहांगीर शासन कर रहा था। तो आंसर यहां पर में आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था वो। आप लोगों में से कितने लोगों ने टीचिंग परीक्षा के शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर में वो देखा है, भाजसा वाला जो है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप लोग शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर में जाकर जरूर देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर में वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा। मैंने बताया कि पहले स्टार्टिंग के जो आप लोगों के 6 सबसे महत्वपूर्ण मुगल शासक हुए उनकी वंशावली, ठीक है। देखिए काफी सारे बच्चे जिन्होंने देख रखा है, ठीक है, उनको पूरा सीक्वेंस याद हो गया होगा, है ना। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, सारी से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे झील वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेम्बनाड झील, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और मैंने पता नहीं कितने बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ था उससे पहले, ठीक है। वेम्बनाड झील, इसीलिए कहता हूं रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पर जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वेम्बनाड झील के बारे में आया कि कौन से राज्य में है, ठीक है, तो केरल राज्य में, लेकिन सबसे लंबी झील कौन सी है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, ये याद रखना, केरल राज्य के अंदर में, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, वेम्बनाड झील आपका केरल राज्य के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में, ठीक है। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक मैप है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ये मैप आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध करा दिया जाएगा कि कौन कौन सी लेक्स कहां पर में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर में आप देख सकते हो ये वाला जो है आप लोगों का ये है उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर में है चिल्का लेक, ठीक है, महानदी के मुहाने के ऊपर में बनी हुई है, महानदी जब जाकर मिलती है, ठीक है, तो उधर साइड के अंदर में आप लोगों को मिलेगा चिल्का लेक। लोनार झील कहां पर में मौजूद है? लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोकेटेड है और ये क्रेटर से बनी हुई है लोनार झील, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा जो है मीटियोराइट आके टकराया था हमारी पृथ्वी से यहाँ पर में, ठीक है, और उसकी वजह से पूरे का पूरा बड़ा सा गड्ढा बन गया, वहां पर में जो पानी भरा हुआ है ना उसको लोनार झील बोलते हैं, ठीक है, लोनार झील। तो क्रेटर की वजह से बना हुआ है लोनार झील, याद रखना है आप लोगों ने। क्रेटर इंपैक्ट, क्रेटर है एक्चुअली वो बड़ा सा मीटियोराइट उल्का पिंड के टकराने से बना था, ठीक है। चलिए गोविंद सागर लेक जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर में मौजूद है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी जो है देख पा रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा गोविंद सागर लेक। आपको पता है एक चीज, गोविंद सागर लेक
अगर कभी भी आप लोगों को गोविंद सागर लेक कहां पर में मौजूद है अगर ये पूछा जाए ना, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, टन टन घंटी, ठीक है। और वो ये है कि गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। कौन से बांध के वजह से गोविंद सागर लेक बना है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। आपको पता है गोविंद सागर लेक अब कोई नेचुरल लेक नहीं है, कोई प्राकृतिक झील नहीं है। सतलज नदी बह रही थी, आपने वहां पर में जो है भाखड़ा नांगल डैम बना दिया। क्या किया आपने? अपने भाखड़ा नांगल डैम बना दिया। अब डैम आपने बनाया तो पानी रुकेगा, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो जो पानी पूरा का पूरा स्टोर हो गया वहां पर में, उसको गोविंद सागर झील बोला जाता है। तो भाखड़ा नांगल डैम की वजह से जो झील बनी है वो गोविंद सागर लेक है आपकी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सतलज नदी के ऊपर में बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर में भाखड़ा नांगल डैम। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बनाया है भाखड़ा नांगल डैम। इसके बाद में भाखड़ा नांगल डैम की वजह से जो पानी रुका, उससे जो झील बनी आपकी वो है गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसका। बाकी और भी क्वेश्चन है आप लोगों के, महाराणा प्रताप लेक, डल झील, वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। 2800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे आप लोग, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता रहूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर मैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील, कांवर ताल, कांवर झील, ठीक है, बताइए जल्दी से। यह आप लोगों की एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब होता है फ्रेंड्स इस तरीके से, ठीक है, जो नदी के कटाव के वजह से जो बनी है, ठीक है, मीठे पानी की झील है ये आप लोगों का, ठीक है। बताइए यहां पर में कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? शिवहर में, नवादा में, गोपालगंज में, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। टीआरई 3 का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का कैंसिल वाला पेपर, टीआरई 3 का री एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं टीआरई 4 की सारी बैचेस के अंदर में। और अभी बहुत जल्द मैं आप लोगों का इन सभी की कंबाइंड जो क्वेश्चन बैंक है इसका, टीआरई 3 के, टीआरई के जितने भी पेपर हुए उनमें से, ठीक है, चुनकर क्वेश्चन जो है एक टेस्ट आप लोगों के लिए लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है, पेड स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे एक बात बताइए कि जो 30 डे चैलेंज था वो कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? तो कांवर झील जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इनमें से किसी भी जिले के अंदर में नहीं है, वो है बेगूसराय के अंदर में। तो ई आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आंसर शुड बी बेगूसराय, ठीक है। लिखे सभी के सभी लोग, बेगूसराय आंसर होना चाहिए आप लोगों का। आंसर दिया नहीं है तो डायरेक्ट जिसको पता होगा वो सही आंसर लगा के आया होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, बेगूसराय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेगूसराय के अंदर में है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो कांवर झील आप लोगों को मिलेंगी बेगूसराय के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? फिर से टीआरई 3 का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आपका जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग, और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए जल्दी से। देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे भारत की, तो ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो हमारे भारत का पश्चिमी तट की बात हो रही है, तो एक एक करके हम लोग लेकर आते हैं। पहले पश्चिमी तट मतलब इस वाले तट की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले तट की बात हो रही है, ओके, इस वाले तट की है। अब पश्चिमी तट का मध्य भाग, ऊपर वाला जो भाग है आप लोगों का, इसको क्या कहते हैं? मध्य वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, ये बोला जा रहा है। और नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो ये नीचे वाला जो भाग है ना, इसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट। मालाबार, केरल वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर में केरला का जो पार्ट है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आपका इधर साइड वाला, इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट बोला जाता है इस ऊपर वाले को। और जो बीच वाला है इसको कहा जाता है कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ का कोस्ट आप लोगों का, ठीक है। तो मध्य भाग जो है आप लोगों का उसको क्या कहा जाएगा? आप लोगों का कन्नड़ कोस्ट जो है उसको बोला जाता है कन्नड़ा। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़ कोस्ट या कन्नड़ मैदान इसको बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोंकण कोस्ट ऊपर वाला है, कोंकण वाला ये ऊपर वाला है, मालाबार जो है ये नीचे वाला है, ठीक है। जो बच गया आप लोगों का ये कन्नड़ वाला, ये है बीच वाला, कर्नाटका का जो तट है, कर्नाटक और गोवा वाला जो तट है वो कन्नड़ कोस्ट उसको बोलते हैं। ये यहाँ पर में आप देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपका कोंकण कोस्ट है। और कोंकण कोस्ट की यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आप लोगों का, इसको बोला जाता है कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, कन्नड़, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, टीआरई 3 के एग्जाम का। और आप लोग बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको कराया नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज है
जिनको कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? दी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर मैं आप लोगों के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में इस तरीके से 4 शहरों को कनेक्ट करता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और फिर मुंबई। ठीक है, तो मुंबई को कनेक्ट करता है, दिल्ली को कनेक्ट करता है, कोलकाता को और चेन्नई को। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा फिर इसका, है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे के सारों को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा एक जो कौन है, इन तीनों के अलावा कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, ये चेन्नई है इधर साइड में, तो चेन्नई, मुंबई। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं आप लोग, क्योंकि ये चतुर्भुज आकार का दिखाई देता है ना एक तरीके से, इसी वजह से। तो कौन कौन से 4 शहर है जिनको कनेक्ट कर रहा है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ये याद रखेंगे आप सभी, और लिख भी देंगे एक बार कमेंट के अंदर में, सभी के सभी बच्चे। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक कौन सा अखबार था? लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है फ्रेंड्स मैं बता सकता हूँ लाला लाजपत राय जी के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके बात करते, जो जो भी हम लोगों ने सीखा है इनके बारे में। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पंजाब केसरी इनको कहते हैं, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। इनको शेरे पंजाब भी कहते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इन्होंने वंदे मातरम नाम से जो है एक अखबार स्टार्ट किया था, जो उर्दू भाषा का था। ठीक है, उर्दू भाषा का जो है वंदे मातरम नाम से उन्होंने अखबार निकाला था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, उर्दू भाषा का अखबार था। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि लाला लाजपत राय जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में सितंबर में जो स्पेशल सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे। ये याद आ रहा है आप लोगों को? आई टूक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में जो जिसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में, उसके ये संस्थापक अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। ये भी हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल वाले में पढ़ा है, हम लोगों ने पेड क्लास के नॉलेज कैप्सूल में आई टूक के बारे में पूरा का पूरा। तो पहले अध्यक्ष थे, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लाला लाजपत राय जो है वो 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर में चुनाव हार गए थे अरबिंदो घोष से, रासबिहारी घोष से। ठीक है, रासबिहारी घोष जो है वो नरम दल के थे। ठीक है, नरम दल के नेता थे। आप लोगों को बताया था ना, नरम दल और गरम दल के अंदर में जो है वो विभाजन हो गया था। रासबिहारी घोष को नरम दल के लोगों के द्वारा जो है प्रमोट किया गया था, और लाला लाजपत राय को गरम दल के लोगों के द्वारा। लाला लाजपत राय हार गए, रासबिहारी घोष जीत गए थे 1907 के, ठीक है, सूरत अधिवेशन के अंदर में। चलिए, इसके अलावा जो है जो लाला लाजपत राय है, इनका बहुत बड़ा संबंध था, मतलब ये आर्य समाजी थे, आर्य समाज से इनका संबंध था। तो लाला लाजपत राय कौन सी जो है संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, कितने लोग हैं जिनका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में खाता है? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को लगता होगा इतनी बड़ी बैंक है करके, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो लाहौर के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक छोटे से रूम से इसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लाला लाजपत राय इसके वन ऑफ दी संस्थापक थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1894 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, और पहला ये भारतीय, पूरा भारतीय होने का इसका रिकॉर्ड है कि भाई पूरी तरह से भारतीय लोगों का बैंक था ये, मतलब जितने भी इसके ओनर्स थे सारे भारतीय थे। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के। तो जितने भी लोग हैं जिनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे, या उनका या उनके मम्मी पापा का अगर खाता है पंजाब नेशनल बैंक में तो बता दीजिए। तो भाई पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 के अंदर में, लाहौर में एक छोटे से रूम से इसकी स्थापना हुई थी, और आज देखिए कितने सारे इसकी ब्रांचेस है। ठीक है, आज ये नेशनलाइज्ड बैंक है ना। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर कि भाई ये जो वंदे मातरम जो अखबार उन्होंने निकाला था, ये कौन से भाषा का अखबार था? ठीक है, तो जो इन्होंने अखबार निकाला था, ठीक है, लाहौर से लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नाम से, वो उर्दू भाषा का अखबार था, क्योंकि उस इलाके के अंदर में उर्दू डोमिनेंट भाषा थी, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते थे। ठीक है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो उर्दू भाषा पढ़ते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसको भाई आप और ज्यादा स्टार्स लगा दो।
ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक लाइन यहां पर में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। देखिए 20 फरवरी 1947 की बात है, कौन सी तारीख है, ये भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की थी कि भारत कब तक जो है अंग्रेज जो है भारत को कब तक छोड़ देंगे, जून 1948 तक छोड़ देंगे। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20 फरवरी 1947 को तुम्हारे चचा का जो लड़का था क्लीमेंट एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो प्रधानमंत्री था उस समय में ब्रिटेन का, उन्होंने संसद के अंदर में खड़े होकर घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को संसद में खड़े हुए, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, ठीक है, तो बड़ा लंबा चौड़ा सा भाषण दिया और उसके बाद में बोला कि भाई हमारा जो है एक इच्छा है कि हम जून 1948 तक भारत को जो है सत्ता हस्तांतरित कर दे, मतलब भारतीयों को सत्ता सौंप दे और वहां से निकल ले, ठीक है। तो जून 1948 तक उन्होंने लक्ष्य रखा था, लक्ष्य ये था उनका टारगेट, ठीक है। लेकिन भारत को आजादी उन्होंने जो है जल्दबाजी में दे दी 15 अगस्त 1947 को ही। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, देखिए यहां पर मैं इमोशनल होने से ज्यादा है इंपॉर्टेंट है कि सेंसिबल होके प्रैक्टिकल होके सोचो। जल्दबाजी मचाने से अच्छा था एक आध महीना, ठीक है, शायद सत्ता का हस्तांतरण कर देते बट सॉल्यूशन देकर जाते। आज तक इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है वो कई जगह पे इनडिसिसिव है। लॉर्ड रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो भारत पहली बार आए, उसको बोला गया कि भाई सीमा जो है वो निर्धारित करो। आपको मालूम है रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो वेस्टर्न फ्रंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, आपका जो गुजरात तक की जो सीमा है पूरी पाकिस्तान की, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो है वो भारत में पहली बार आए थे, उनको 1 महीने से भी कम का समय दिया गया, बोला कि भाई पूरी की पूरी रेखा डिसाइड करो। आपको पता है भारत आजाद कब हुआ, भारत हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद, ठीक है। 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात जो दरमियानी रात थी, जैसे ही 15 अगस्त हुआ लगा 12 बजे हम आजाद हो गए। रेड क्लिफ लाइन का डेटा प्रकाशित हुआ 17 अगस्त को, ठीक है, हम 15 अगस्त को आजाद हो गए और डेटा प्रकाशित हुआ आप लोगों का 17 अगस्त को। मतलब ये 2 दिन तक पता ही नहीं था कौन सा इंडिया कौन सा पाकिस्तान है करके। उस इलाके के अंदर में आप सोचिए, वहां पता ही नहीं लोगों को कि कौन सा है करके। तो इतनी हाय हड़बड़ी मचा के रखी इन्होंने, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 के दिन, ठीक है, वो खड़े हुए संसद में, उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक छोड़ेंगे करके, भारत को आजादी दे देंगे। 20 फरवरी से लेकर 15 अगस्त, आप देखिए कितना स्पीड में उन्होंने टारगेट रखा था जून 1948 का, ठीक है, और फटफट फटफट आधा पका हुआ खाना बना के परोस दिया। तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इन्होंने घोषणा की थी, ओके। कोई नहीं सर, वापस से कर लेंगे, वापस से कर लेंगे मतलब कैसे करेंगे वापस से, फिर एक ही रास्ता है मेरे पास में, एक सोल्यूशन है, ठीक है, सबसे बढ़िया सोल्यूशन, ठीक है। एक काम करते, ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसको बोलते वैसे भी भाई तेरे तू समझ नहीं रहा, हम इस पाकिस्तान को जो है 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, 4 हिस्सों में, ओके, 4 हिस्सों में इसको बांटेंगे। इसको बोलते आजा इधर में, हमारे तरफ में इंडिया में जुड़ जाओ भाई, अपने पास में भी फिर बॉलर वॉलर सारे लोग आ जाएंगे, तो इसको जोड़ लेते इधर में। बांग्लादेश को बोलते भाई देख तो अकेले रहकर क्या करेंगे, तुम्हारे से हो नहीं रहा यहाँ पर, मैं संभल नहीं रहा तुमसे, तो इधर में आ जाओ, ठीक है, भारत के अंदर में यहाँ पर में आ जाओ। नेपाल फंसा हुआ है बेचारा, उसके पास में कोई वो भी नहीं है, चाइना जो है वो उसको खा जाएगा पूरा का पूरा, उसको भी ऑफर देते हैं। भूटान बीच में फंसा हुआ है, भूटान बेटा तू क्या करेगा, तू भी आ जाए इधर में। तो इस तरीके से जो है ना अपन पूरा बड़ा वाला भारत बनाएंगे अपन, ठीक है, बड़ा वाला भारत। अब देखो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो गई, फिर अफगानिस्तान बोलेगा कि सर आपने हमारे बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भी तो ये चाह रहे होंगे ना कि यार भारत जैसे कोई मतलब एक शक्तिशाली देश उसको ले ले, ठीक है, तो तालिबान उलिबान जैसे वो दमनकारी कानून से बच जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो अफगानिस्तान को भी ले लेंगे अपन इधर में, चलिए। तो क्लीमेंट एटली ने जो है फ्रेंड्स घोषणा की थी, ये याद रखना, क्लीमेंट एटली। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ओके, बताइए जल्दी से। और ये क्या संभव है, बिल्कुल संभव है, ये वाली चीज हवा में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल संभव है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। जब अमेरिका बना था तो अमेरिका में कितनी कॉलोनीज थी, कितने स्टेट्स थे, किसी को पता है अमेरिका में कितने स्टेट्स थे?
देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। अगर आपको पता हो कि ये मान लीजिए अगर ये अभी का अमेरिका है और इधर साइड के अंदर में आपका पूरा का पूरा जो है अटलांटिक ओशन है, ठीक है, तो ये केवल जो ये किनारे वाले जो थे ना, ये 13 कॉलोनीज थी, बस इतना सही था यूएसए। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा यूएसए बाद में बना है, ये जो पूरा यूएसए है ना, ये बाद में ऐड हुआ है इतना बड़ा यूएसए। तो जब वो लोग ऐड कर सकते हैं टेक्सास, अगर किसी को पता हो टेक्सास के बारे में किसी ने सुना है? टेक्सास स्टेट है अमेरिका का, ये मैक्सिको का पार्ट था, मैक्सिको का पार्ट था, यूएसए ने ले लिया, बोले अब हमारा है, ठीक है टेक्सास। ये इधर में अलास्का, अलास्का रशिया का था, खरीद लिया, ठीक है 1867 के अंदर में खरीद लिया यूएसए ने, ठीक है। अब 50 राज्य है उनके टोटल, तो बिल्कुल संभव है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं लॉस एंजलिस, ठीक है, एकदम कोने कब्जे का, उसके ऊपर में कब्जा कर लिया। ये ऊपर वाले जो स्टेट्स है उनको कनाडा से जो है छीन लिया था, जो फ्रेंच कनाडा था उससे छीन लिया था उन्होंने, तो भाई सारा का सारा उन्होंने कर लिया वापस से। चलिए, तो 13 कॉलोनीज थी, ये याद रखना आप लोगों ने अमेरिका की, जब अमेरिका बना था उस समय में। आई थिंक शायद यहाँ पर मैं जो है हमारे कुलदीप सर जो है वो वेट कर रहे हैं, ठीक है सेशन का, तो कुलदीप सर का सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए, तो आप लोग जो है फ्रेंड, तब तक मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, तब तक आप लोग इन सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम कंटेंट के साथ में और सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 9697884444 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का 30 डेज चैलेंज चल रहा था, बीपीएससी 30 डे चैलेंज। कितने लोग हैं जिन्होंने 30 डे चैलेंज के अंदर में पार्ट लिया है? 30 डेज चैलेंज के अंदर में जिन्होंने भी नहीं किया, मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूं कि आप लोग अभी आज के आज टीचिंग परीक्षा से जुड़ जाइए। इस 30 डेज चैलेंज को आज पूरा दिन लगाकर कंप्लीट करिए, क्योंकि 31 तारीख को 31 जनवरी को आप लोगों की जो है मेगा टेस्ट होने वाली है, मेगा टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। एक्साइटिंग प्राइसेस भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएंगी। देखिए, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को हमेशा एक कदम आगे रखता है। देखिए कितने सारे बच्चे जो हाथ ऊपर कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर मैं 30 डे चैलेंज के अंदर में पार्टिसिपेट कर लिया, कहीं आप पीछे ना रह जाओ, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग, कहीं आप पीछे ना रह जाए, ठीक है। ये भी ध्यान रहना, जो लोग नहीं जुड़े, टीचिंग परीक्षा क्योंकि कंटिन्यूअसली आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आज के आज जुड़कर 31 के लिए तैयार हो जाइए, और जिन लोगों ने 30 डे चैलेंज लिया वो रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। 30 डे चैलेंज को 31 को टेस्ट होंगे आपकी रात में, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहना है। रात में 9 बजे 31 जनवरी को रात के 9 बजे आपकी टेस्ट होंगी। और जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो 30 जल्दी से जुड़कर, पूरा आपके पास में समय है 2-3 दिन का पूरा आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए इसको। और देखिए आप इतने सारे हजारों लोगों के अंदर में कहां पर मैं स्टैंड करते हो। 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। किसी ने यहां पर मैं लिखा है कि सर 28 डेज का कंप्लीट कर लिया है। आप सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो लोग नहीं जुड़े अब तक वो लोग पीछे रह जाए, ठीक है, वो पीछे रह जाए, क्योंकि बाकी लोग तो कर रहे हैं, वो लोग रैंक भी लेकर आएंगे, सिलेक्शन भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए 26 तारीख को लिया सर, कोई नहीं, अभी भी समय आपके पास में, जितना भी समय पूरा का पूरा रिवाइज करने में लगा दो, ठीक है जी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की आज कितने लोग चाहते हैं आप लोगों का कि आपका बीपीएससी के साथ साथ में आप जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसी के साथ में आप लोगों की केवीएस की और DSSB की तैयारी हो जाए? हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार। आज 5 बजे आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, DSSB, केवीएस, बीपीएससी, टीआरई, ठीक है, कैसे आप एक साथ क्लियर कर सकते हो। देखिए काफी सारे लोग हैं उनको पता है कि भाई एक साथ मेहनत करके जो है बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर किए जा सकती है। आज 5 बजे जरूर जुड़ जाना है, अपने अलार्म लगा लो आप, ठीक है, शाम में 5 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। केवीएस प्लस DSSB, बीपीएससी, टीआरई, ये सारे के सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये समझ सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो कैसे आप इनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे 5 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।
बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी आप 5 बजे वाली क्लास भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके काम आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके टीआरई के लिए।